हे भगवान, मेरे घर के आंगन की हालत क्या हो गई है। इस घर में खाने वाले तो ढेर बैठे हैं, लेकिन साफ सफाई और देख रेख वाला तो जैसे कोई नहीं है। लगता है सब लोग खा पी के चैन की बंसी बजा रहे हैं। अरे कैसे हिंडड़े लोग हैं ये, इन लोगों को घर की साफ सफाई नजर नहीं आती क्या? आंगन में इतना सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है और दोनों माँ बेटी न जाने कहाँ दुबक कर बैठ गई हैं। मैं इतने जोर जोर से गला फाड़ रही हूँ, लेकिन मजाल कि माँ बेटी के कान में जू तक रहेंगे। क्या हुआ बहू? क्यों माँ जी, खा पी कर हो गया तो आराम करने चली गई क्या आप? ये घर में इतनी गंदगी फैली हुई है, क्या आप लोगों को नजर नहीं आता? बहू, घर के तो सारे काम काज हो गए हैं, क्या खाक काम हुआ है? अरे घर का आंगन देखो, पूरा अस्त व्यस्त है। सुबह मैं चाय पीकर गई थी, ये कप अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। तुम दोनों माँ बेटी पूरे दिन घर में करती क्या हो? बस पेट भर खा लिया और कमरे में जाकर एक दूसरे से मेरी चुगली करती होंगी। दिखता नहीं क्या आप लोगों को? यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगा सकता क्या? भाभी, सुबह मैंने आंगन में झाड़ू लगाई थी और ये आपकी जूठी कप नहीं है, बल्कि 1 घंटा पहले भैया ने चाय पिए हैं यहाँ। और मीनू भी यहाँ भैया के साथ आंगन में खेल रही थी, उसी ने ये सब फैलाया होगा। सुमन, आजकल तुम्हारी बहुत ही जबान चलने लगी है। अरे एक बार खाना खा लिया तो क्या दोबारा खाना नहीं खाती? अगर आंगन में कचरा दिखा या कुछ फैला हुआ दिखा तो दोबारा आकर साफ नहीं कर सकती? देखिए माँ जी, मैं कह रही हूँ अपनी बेटी को ना संभाल लो, वरना जिस घर में जाएगी वहाँ आग ही लगाएगी। बहू, गलती हो गई सुमन से, बच्ची है बेचारी, माफ कर दो उसे। क्या कहा माँ जी आपने? बच्ची है? अरे जवान घोड़ी जैसे हो गई है। वो तो कोई लड़का मिल ही नहीं रहा है, और मिल भी गया तो शादी का खर्चा तो सारा मेरे ही सिर पर आएगा। सुमन, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है ना तो एक काम करो, जाकर तुम उससे मंदिर में शादी कर लो तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्या तुम अपने घर वालों से भी इसी तरह से बात करती हो? आखिर तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती ही क्यों? अरे हम तो 1 मिनट भी घर में खाली नहीं बैठे रहते हैं, जो भी काम दिखता है दोनों माँ बेटी मिलकर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम हमें उल्टा ही सीधा सुनाते रहती हो हमेशा। माँ जी, ये आंसू दिखाकर किसे डरा रही हैं आप? मैं आपके आंसू से नहीं डरने वाली हूँ। और तू भी सुन ले सुमन, दोबारा तूने मुझसे जबान जोरी की ना तो तेरे बाल पकड़कर तुझे 4 तमाचे लगाऊंगी। बहू, इतना तो अत्याचार मत करो भगवान के लिए हमारे साथ। माँ जी, मैं आप लोगों के साथ कोई अत्याचार नहीं कर रही हूँ, वो तो शुक्र मनाओ कि मैं आपकी बदतमीज बिगड़ी हुई बेटी को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, वरना ससुराल में ये हमारी नाक ही कटवाएगी। देखिए, मैं आप लोगों के साथ बहस करके ना अपनी ब्यूटी खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे शाम को अपने भतीजे के जन्मदिन की पार्टी में जाना है। मेरे भाई ने मुझे खास फोन करके बुलाया है कि मैं जल्दी आ जाऊं पार्टी में। वैसे बुलाया तो आप लोगों को भी है, लेकिन मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती। लेकिन तुम लोग ये मत सोचना कि मैं अपने भतीजे के जन्मदिन में जा रही हूँ तो तुम लोग यहाँ आराम फरमाओगी। वैसे तो मैं देर रात तक घर में आऊंगी, लेकिन मैं आऊं तो मुझे पूरा घर चकाचक दिखना चाहिए। माँ, इस तरह से कब तक हम भाभी के अत्याचार सहेंगे? हम दोनों मिलकर दिन भर घर का सारा काम करती हैं और भाभी तो बस अपनी सहेलियों के साथ पार्टियां ही करती रहती है। उसके बाद भी भाभी हमें कितना सुनाती है। चल ये सब छोड़ बेटा, चल घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। ठीक है माँ। हेलो, हाँ माँ, बस निकल ही रही हूँ मैं। हाँ, मुझे सब याद है, सारा सामान ले लिया है मैंने। अच्छा ठीक है माँ, रखती हूँ मैं, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। भाभी, आप अकेली जा रही हैं या भैया और बच्चे भी साथ में जा रहे हैं? माँ जी, क्या आपने अपनी बेटी को इतना भी नहीं सिखाया कि जब कोई बाहर जाता है तो पीछे से ऐसे टोकते नहीं? और सुमन, तुझे जरा भी अकल नहीं है, अगर मैं जा रही हूँ तो क्या वो सब मेरे साथ नहीं जाएंगे? अरे तुम्हारे भैया बच्चों को ट्यूशन से लेकर सीधे वहाँ मेरी मम्मी के घर ही पहुँचेंगे। और सुन लो, जा तो रही हूँ मैं, लेकिन दिन की सब्जी रखी हुई है, तुम लोग सब्जी मत बनाना, सिर्फ रोटी ही सेकना। कम दिमाग लड़की, बस कहीं निकलो नहीं और पीछे से टोक लगाने खड़ी हो जाती है। माँ, आप भाभी भैया से कुछ कहती क्यों नहीं? भाभी के मायके में तो हर 8-10 दिन में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहता है, भाभी को तो बस अपने मायके जाने का बहाना चाहिए। और भाभी घर का सारा काम हमारे मत्थे मरकर चली जाती है। देखा है मैंने भाभी को, भाभी तो अपने माँ बाप से कैसे जी जी करके बात करती है और हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है। आखिर कब तक हम ये सब सहेंगे माँ? अरे हम भी इंसान हैं, लेकिन भाभी तो जैसे हमें इंसान समझती ही नहीं। अरे जाने देना बेटा उसे मायके, तू क्यों परेशान हो रही है? अच्छा ही है, घर में थोड़ी देर शांति तो बनी रहेगी। और वैसे भी सुमन, तुझे कौन सा मैं ज्यादा काम करने देती हूँ? अरे दाल चावल सब्जी तो मैं ही बना लेती हूँ, तुझसे तो सिर्फ मैं रोटियां ही सेकने कहती हूँ। लेकिन माँ, भाभी तो हर दूसरे-तीसरे हफ्ते बस मायके ही चली जाती है। भाभी अपने मायके वालों से ऐसी जुड़ी हुई है कि वो ससुराल वालों से रिश्ता ही नहीं बनाना चाहती। मायके छूटे तब तो ससुराल वालों को अपनाएगी। अरे माँ, आपने कभी देखा है कि कोई भाभी अपनी ननद के साथ ऐसे गाली गलौज करके बात करती है? भाभी तो मुझे मारने पीटने की भी बात करती है माँ। सुमन, रो मत बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? काश तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो आज हमारी ये स्थिति ना होती। मम्मी, बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई तो है ना, लेकिन भैया भी भाभी को कुछ नहीं बोलते। हाँ बेटा, यही तो सबसे बड़ा दुख है। अरे
भाभी देवयानी हर 8-10 दिन में अपने मायके चली जाती है। और दिव्यानी ने अपने मायके में भी देखा था कि दिव्यानी की भाभी उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। शायद दिव्यानी की भी मानसिकता यही देख देख कर ऐसी हो गई थी। सुमन के पिताजी के स्वर्गवास के पास सुमन की भाभी दिव्यानी अपनी सास और ननद के साथ बुरा बर्ताव करने लगी थी, लेकिन सुमन का भाई भी दिव्यानी से कुछ नहीं कहता। माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं भी हम दोनों के लिए चाय बना कर ले आती हूँ, मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा, चाय वाय मत बना, देख अगर शक्कर चाय पत्ती कम दिखी ना तेरी भाभी को तो आकर वो हमें 4 बात सुनाएगी। ना जाने बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए किसे चुनकर रखा है। अच्छा हो बेटा कि अगर जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपने ससुराल चली जाओ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। माँ, सच में आप बहुत सीधी हैं और आपके सीधेपन का ही फायदा भाभी उठा रही है। मेरी सहेली रेखा की भाभी को देखा है आपने? अरे साल में एक बार ही वो अपने मायके जाती है, क्योंकि रेखा की माँ रेखा की भाभी को मायके ऐसे बार बार जाने नहीं देती है। अगर आपने शुरुआत से ही भाभी के साथ थोड़ी सी सख्ती बरती होती ना माँ, तो आज हमारी ये हालत ना होती। देख बेटा, दूसरे लोग अपनी बहू के साथ क्या करते हैं क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाना चाहती थी। मैं तो तेरे भाई की शादी के पहले ही यही सोचा करती थी कि जो दुख और तकलीफ मैंने अपने दिल में झेली है, वो दुख तकलीफ मैं अपनी बहू को कभी झेलने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने कभी भी तेरी भाभी के ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई। और एक बात बिल्कुल सच है बेटा, चाहे कितना ही प्यार करने वाला ससुराल मिल जाए, मायके का मुंह कभी कम नहीं होता। मैं तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ बेटा, काश तुम्हें भी ऐसा ही ससुराल मिले जो तुम्हें अपनी बेटी समझे। बेटा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हें बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ। पर तुम एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी को प्यार दोगी तो तुम्हें बदले में प्यार ही मिलेगा। माँ, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ज्यादा सोचने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अभी पिछले ही महीने तो भाभी ने आपकी दवाइयों के लिए रुपए दिए थे, अब तो वो इतने जल्दी रुपए भी नहीं देने वाली। चलिए चलकर आराम कर लीजिए। लगता है बेटा तेरी भाभी आ गई। हाँ माँ, मैंने दरवाजा टिका दिया था कि कहीं भाभी आए और हमें उनकी आवाज सुनाई ना दे तो वो जबरदस्ती घर में हल्ला करेंगी। क्यों, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? लगता है दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी चुगली कर रहे हो। नहीं भाभी, हम लोगों ने तो अब तक खाना भी नहीं खाया है। लो, केक लेकर आई हूँ मैं तुम लोगों के लिए, इसमें केक के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, खा लो इसे। लेकिन खबरदार, अगर फ्रिज खोलकर तुमने कोई भी खाने पीने की चीज निकाल कर खाई। माँ, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये केक। अरे कोई हम भिखारी थोड़ी हैं जो भाभी ने बचे हुए केक के टुकड़े लाकर हमारे सामने डाल दिए। अरे खा लो बेटा, इसमें उस बच्चे की क्या गलती है जिसका जन्मदिन है। खा लो और उस बच्चे को आशीर्वाद दो बेटा। मम्मी बैठिए आप, मैं अभी आपके लिए रोटी सेक कर ले आती हूँ। अरे माँ, अभी तक आपने खाना नहीं खाया? वाह भैया, बड़ी जल्दी आपको आपकी माँ और बहन की याद आ गई। अरे माँ, इसे क्या हो गया? ये क्यों ऐसी उकड़ी उकड़ी सी बात कर रही है? अरे बेटा, तू भी कहाँ इसकी बात सुन रहा है? नहीं माँ, भाभी तो नहीं, पर कम से कम भैया को तो मैं अपनी बात सुना ही सकती हूँ ना। भैया, हमारे ही घर में हमारे साथ भाभी ऐसा व्यवहार करती है, क्या आपको दिखता नहीं? या फिर आप कुछ देखना नहीं चाहते? देखो सुमन, घर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। क्या तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारी भाभी खुद में सुधार नहीं लाएगी, बल्कि घर में कला और बढ़ाएगी? यही सोचकर तो मैं चुपचाप रह जाता हूँ मेरी बहन। और तुम लोगों से भी मैं विनती करता हूँ, चुपचाप खा पीकर आराम करो और इन बातों को यहीं खत्म करो। यहाँ क्या हो रहा है? क्या माँ बेटी मिलकर मेरी चुगली लगा रही हैं आपसे? अरे नहीं नहीं दिव्यानी, अरे तुम्हारी कोई चुगली क्यों करेगा भला? मैं तो बस यहाँ देखने आया था कि माँ सोई है या नहीं। चलो, काफी रात हो चुकी है, चलकर हम लोग भी आराम कर लेते हैं। हाँ चलिए। देखा माँ आपने, अरे इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी भैया भाभी से कुछ नहीं कहते। उन्हें अपने घर में कला कलेश की चिंता है, लेकिन माँ और बहन की हालत पर उन्हें जरा भी तरस नहीं आता। सुमन, ये सारी बातें जाने दे बेटा। अरे तेरा भाई भी बेचारा क्या करेगा, उसे भी मालूम है कि दिव्यानी किसी की नहीं सुनने वाला। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है बेटा, उसके बाद तो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ माँ, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन क्या आप हमेशा भाभी के अत्याचार सहेंगी? सुमन, इन सब बातों को जाने दो, और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाओ मेरे लिए रोटी सेक कर ले आओ। बेचारी सुमन की माँ, सुमन की बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो भूख का बहाना बनाकर सुमन को रोटियां सेकने भेज देती है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन सुमन की भाभी का व्यवहार तो दिन ब दिन और बदतर होता जा रहा था। लेकिन बेचारी सुमन की माँ अपनी बहू के अत्याचार चुपचाप सह रही थी, क्योंकि सुमन की माँ तो बस यही चाहती थी कि बस किसी भी प्रकार सुमन की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। एक दिन की बात है, जब सुमन की भाभी खा पीकर दोपहर में अपने कमरे में आराम कर रही थी, उसी समय सुमन के पिताजी के एक करीबी मित्र उन लोगों का हालचाल जानने आए। भाभी जी, भाभी जी। अरे भैया, आप आइए ना, बैठिए। और भाभी जी, कैसे हैं आप सब लोग? बस ठीक ही हैं भैया। भाभी जी, दीपक जब भी अपने पिताजी की पेंशन लेने बैंक आता है, मैं दीपक से आप लोगों का हालचाल पूछते रहता हूँ।
भाभी जी, अगले महीने मैं भी रिटायर होने वाला हूँ। वो मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों का हाल चाल ले लूं। बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आप आ गए। अरे उनके जाने के बाद तो लोगों से मिलना मिलाना भी बहुत कम हो गया है। भाभी जी, सुमन बिटिया क्या कर रही है? भाई साहब, सुमन की पढ़ाई तो पूरी हो गई है, बस आपसे एक विनती है। अरे भाभी जी, कहिए ना, क्या बात है? भाई साहब, सुमन के पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बड़े भाई के पास भी ज्यादा फुर्सत होती नहीं, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरी सुमन के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए ताकि जल्दी से मैं उसके हाथ पीले करके निश्चिंत हो सकूं। क्या हुआ भाभी जी? क्या दीपक आप लोगों का ध्यान नहीं रखता? देखिए भाई साहब, अपना बेटा शादी के बाद अपना बेटा कहाँ रहता है, वो तो बस बहू का पति बनकर रह जाता है। अब आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकूंगी, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए आप। भाभी जी, आप इतना दुखी मत होइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हाँ भाई साहब, इसीलिए तो मैं आपसे मदद की गुहार कर रही हूँ। जब तक मैं अपनी सुमन के हाथ पीले नहीं करूंगी, चैन से आंख भी नहीं मूंद पाऊंगी, वरना मेरे जाने के बाद ना जाने सुमन का क्या होगा। भाई साहब, भाभी जी, वैसे मेरी नजर में एक लड़का है। लड़का क्या करता है भाई साहब? लड़के का परिवार कैसा है? मेरी बहन का बेटा है भाभी जी। वो अभी पिछले साल ही तो उसे नौकरी लगी है, तहसीलदार है मेरी बहन का बेटा, और स्वभाव का भी बहुत अच्छा है मेरी बहन का बेटा। और आप तो जानती ही हैं, हमारा परिवार शुरू से ही संयुक्त परिवार रहा है। जैसा हमारा परिवार है ठीक वैसा ही मेरी बहन का भी परिवार है। अगर मैं सुमन बिटिया की बात चलाऊंगा तो वहाँ मेरी बात कोई नहीं काट सकेगा। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सुमन बिटिया की बात अपनी बहन के बेटे के लिए चलाऊंगा। और सुमन बिटिया को तो मैं बचपन से ही जानता हूँ, वो कितने अच्छे स्वभाव की है, और मुझे पूरा यकीन है कि आज वो जितनी अच्छी बिटिया है उतनी अच्छी बहू भी साबित होगी। सच कहा भाई साहब आपने, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भाई साहब, शायद आपको नहीं मालूम कि आपने मुझे कितनी बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया है। लेकिन भाई साहब, मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मैं ज्यादा कुछ दहेज नहीं दे पाऊंगी सुमन बिटिया को। शायद दीपक ही अपनी बहन की कुछ मदद कर दे, और उसने मदद नहीं भी किया तो आप अपने दोस्त की पेंशन से मेरी बेटी की किसी तरह से शादी करवा दीजिए। मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगी भाई साहब। भाभी जी, आप इतना दुखी मत होइए, और ना ही आपको इतने परेशान होने की जरूरत है। अरे मेरी बहन का बेटा बहुत ही समझदार है, और मेरी बहन भी, वो लोग तो खुद दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ है। और भाभी जी, रही बात थोड़ी बहुत लेने देने की, तो मैं अपनी सुमन बिटिया के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे सुमन बिटिया ने बचपन से ही मुझे चाचा चाचा कहकर पुकारा है, क्या मैं अपनी बिटिया के लिए थोड़ा बहुत खर्च नहीं कर पाऊंगा? ठीक है भाभी जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं बहुत जल्दी खुशखबरी के साथ यहाँ आऊंगा दोबारा। अरे सुमन बिटिया, कैसी हो बिटिया? जी चाचा जी, मैं तो ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद आप यहाँ आए हैं चाचा जी। हाँ बिटिया, बस तुम्ही लोगों से मिलने आया था मैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे चाचा जी, कुछ खा पी कर तो जाइए। नहीं बिटिया, फिर कभी। सुमन, आज मैं बहुत खुश हूँ बिटिया। और माँ, इस खुशी का कारण क्या है? इससे पहले तो मैंने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। बेटा, अभी अभी मैं तेरे चाचा जी से तेरी शादी की बात कर रही थी। उन्होंने तेरे रिश्ते के लिए अपने बहन के बेटे से बात चलाई है। उनका बेटा तहसीलदार है बेटा। माँ, क्यों आप इतनी जल्दी मेरी शादी करना चाहती हैं? अगर मैं यहाँ से चली गई माँ, तो आप अकेली कैसे रहेंगी? यहाँ तो कोई आपका हालचाल लेने वाला भी नहीं है। बेटा, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं तो बस तेरे हाथ पीले करना चाहती हूँ। अगर तेरी शादी अच्छे घर में हो गई ना बेटा, तो फिर मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है, और तब तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। फिर मेरा क्या, मैं तो अकेले वृद्धाश्रम में भी जाकर रह सकती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए माँ। अरे पागल, चल उठ खड़ी हो जा। अरे कब तक तू मेरे साथ रहेगी? एक न एक दिन तुझे तो ब्याह कर ससुराल जाना ही था बिटिया। और तू क्या, सभी को अपने ससुराल जाना पड़ता है। अरे माँ, ये सुमन को क्या हो गया? अरे बेटा, तू भी बहुत अच्छे समय में आया है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? बेटा, मैंने तुम्हारी बहन की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में तय कर दी है। अब तुमसे जितना हो सके तैयारी कर लो। 4-5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे तुम्हारी बहन की शादी में। अरे ऐसे कैसे आपने शादी तय कर दी? अपनी बेटी की शादी तय करने से पहले एक बार भी आपने हम लोगों से पूछना जरूरी नहीं समझा? अरे मैं पूछती हूँ माँ जी, एक बार भी अपने बहू बेटे को पूछना आपने जरूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे तय कर दिया आपने इसकी शादी? और हमसे आप किस तैयारी की उम्मीद कर रही हैं? अरे हम कहाँ से पैसे खर्च करेंगे इसकी शादी में? देखिए माँ जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ आपसे, हमसे ना आप किसी प्रकार की उम्मीद मत कीजिएगा। हमारे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है, और थोड़े बहुत हमने बचाए भी हैं, तो क्या हमारे बच्चों के भविष्य के काम नहीं आएंगे? हम आपकी बेटी की शादी में लगाते अपने सारे रुपए। अरे बहू, ऐसा क्यों बोलती हो? अरे सुमन इसी घर की बेटी है, और क्या तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती इसकी शादी की? देखिए माँ जी, मैं आपको एक सलाह देती हूँ, मेरी बात मान लो, इसकी शादी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। क्या सलाह देती हो बहू? एक काम कीजिए ना माँ जी, सुमन की शादी आप किसी मंदिर से कर दीजिए। अगर मंदिर में शादी होगी तो रुपए पैसे भी खर्च नहीं होंगे। ठीक है बहू, मैं मान ली तुम्हारी बात। यदि मैं अपनी बेटी की शादी मंदिर से भी करूंगी, तो क्या मुझे लड़के वालों को कुछ नहीं देना पड़ेगा? क्या मैं अपनी बेटी की विदाई खाली हाथ कर दूंगी? बहू, मेरी एक ही बेटी है। अरे मैंने क्या क्या सपने नहीं सजाए थे कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने आंगन
और नहीं है तो मंदिर में करवा दो। लेकिन बहू, क्या लड़के वाले को कुछ नहीं दूंगी मैं? बस कीजिए माँ जी, आजकल मैं देख रही हूँ आपकी जुबान भी ना आपकी बेटी की तरह चलने लगी है। लेकिन दिव्यानी, सुमन की शादी में थोड़े बहुत रुपए हमें खर्च करने ही होंगे ना। कान खोलकर सुन लीजिए आप, मैं आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करने दूंगी, फिर चाहे आपकी माँ भीख मांग कर अपनी बेटी की शादी करे या खुद को बेच कर करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। भाभी, इतना कड़वा तो मत बोलिए भाभी। चुप कर तू तो जिस घर में जाएगी उस घर में आग लगाएगी, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम लोग मेरी बेटी की शादी में 1 रुपए भी खर्च नहीं करोगे? वो क्या रास्ता है माँ? यही बेटा कि अब मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए इस घर को बेचूंगी। भले ये मेरे सपनों का घर था, लेकिन मैं अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए इस घर को भी बेच दूंगी, क्योंकि ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। क्या? ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? ऐसे कैसे इस घर को बेच सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? ये घर मेरी पति की कमाई का है, और पति के गुजर जाने के बाद पति की जितनी भी संपत्ति होती है उस पे सबसे पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता है। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम लोग सोच लो तुम्हें क्या करना है। चलो सुमन, हमें शादी की तैयारियां भी करनी है। अरे आपने माँ जी से कुछ कहा क्यों नहीं? अरे ऐसे कैसे माँ जी घर बेच सकती है? दिव्यानी, तुमने देखा नहीं? अरे मैंने माँ को पहली बार इतने गुस्से में देखा है, और मैं माँ से कह भी क्या सकता था? क्या मतलब कुछ नहीं कह सकते थे? तो क्या आप खुशी खुशी आपकी माँ को ये घर बेचने दोगे? हाँ दिव्यानी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये घर बिल्कुल बेचने नहीं दूंगी। मैंने इतने साल इस घर में पापड़ नहीं बेले हैं जो मैं तुम्हारी माँ की बात मानकर अपने बच्चों को लेकर सड़क पर आ जाऊं। देखिए जी, मैं ये सब आसानी से नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना होगा। अरे दिव्यानी, मेरी बात तो सुनो। नहीं जी, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, मैं ये घर बिल्कुल बिकने नहीं दूंगी। दिव्यानी, वाह माँ, आज तो आपने कमाल कर दिया। माँ, अभी अभी आपने जो भी कहा बाहर एकदम जबरदस्त कहा आपने। अरे अभी तक आपने कहाँ छुपा रखा था इस गुण को? सुमन, एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दुख सह लेती है, लेकिन जब उस माँ के बच्चों पर कभी भी दुख की छाया पड़ती है ना, तो वो माँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। सुमन बिटिया, मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगी, तुम जिस भी घर में ब्याह के जाओ सुमन, कभी उस घर को उजाड़ने का मत सोचना बेटा, बल्कि हमेशा उस घर को बसाने की ही सोचना। अगर थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़े तो कर लेना बेटा, लेकिन कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता मत करना। माँ, लेकिन मैं कैसे आपको इस घर में अकेले छोड़ के जा सकती हूँ माँ? मुझे तो बस इसी बात की चिंता होती है कि मेरे जाने के बाद ना जाने आपका क्या होगा। बेटा, तू बिल्कुल भी मेरी चिंता मत कर, बस अपने आने वाले जीवन के बारे में सोच बेटा। मैं तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तू अपने जीवन में बहुत खुश रहे बेटा, कोई दुख की छाया तेरे ऊपर ना पड़े। सुमन की माँ अब अपनी बेटी की खुशियों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सुमन की शादी करने के लिए मकान को बेचने का फैसला कर लिया था। और बेचारी सुमन इस बात से दुखी थी कि उसके चले जाने के बाद उसकी माँ का क्या होगा, क्योंकि उसके भैया भाभी तो उसकी माँ को जरा भी नहीं पूछते। और दूसरी तरफ दिव्यानी गुस्से से पागल होते जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि दिव्यानी किसी भी कीमत पर घर को बेचने नहीं देना चाहती थी अपनी सास को। अरे ऐसे कैसे घर को बेच सकती है? मैं तो इस घर को बिल्कुल बेचने नहीं दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे तुम अपनी माँ को नहीं समझा सकते? तुम्हारी माँ तुम्हें बेघर करना चाहती है और तुम चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। दिव्यानी, जब मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया तो आज मैं अपनी माँ और बहन के खिलाफ क्या बोलूं? तो फिर चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो। अरे बिकने दो अपने सामने से अपने घर को, सड़क में ले आओ अपने बीवी बच्चों को। तुमसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दिव्यानी, मुझे लगता है तुम थोड़े से रुपए बचाने के चक्कर में ना लाखों की संपत्ति गंवाना चाहती हो। दिव्यानी, शायद तुम अभी मेरी माँ को ढंग से जानती नहीं हो। मेरी माँ ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया है, तो तुम्हें लगता है कि मेरी माँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन याद रखना, जो शांत रहता है ना उसके अंदर ज्वालामुखी पनपता है। इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे सुमन की शादी धूमधाम से करने दो। और देखो, वैसे भी कौन से मेरे रुपए लगेंगे, पापा की पेंशन के सारे रुपए तो मेरे पास जमा है ना, मैं उन्हीं रुपयों से सुमन की शादी करा देता हूँ। अपने पति की ये बात सुनकर दिव्यानी तो जैसे जल भूनकर राख हो रही थी, लेकिन दिव्यानी के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए दिव्यानी ने सोचा कि चुपचाप पति की बात मानने में ही भलाई है। समय जैसे बीतता गया और दीपक ने अब अपनी बहन की शादी की तैयारी बड़ी ही धूमधाम से की थी। माँ, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुमन की शादी के लिए मैंने ये बड़ी धूमधाम की तैयारी रखी है। देखना, अब हमारी सुमन की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न होगी। हाँ बेटा, बस इतना ही तो चाहती थी मैं। सुनो माँ, मैंने सुमन की शादी के लिए कुछ गहने भी बनवाए हैं, वो गहने आप सुमन को विदाई के समय दे देना। हाँ बेटा। माँ, मैं चली जाऊंगी तो आप तो एकदम अकेली हो जाएंगी माँ, आपका ख्याल कौन रखेगा माँ? आपसे बातें कौन करेगा? माँ, आप भी मेरे साथ चलिए ना माँ। अरे बेटा, भला आज तक कोई अपनी बेटी के साथ बेटी के ससुराल जाता है क्या? बस तुम जाकर अपना घर बसाओ बेटा, और वक्त रहते मुझसे मिलने आ जाया करो। लेकिन सुमन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अपनी पहली प्राथमिकता अपने ससुराल वालों को ही देना बेटा। ठीक है माँ?
लेकर चलती हूँ। बहू, ये क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, गिर जाऊंगी मैं। तुम सीधे से नहीं मानती ना, इसलिए मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। चलो बाहर, तुम्हारा खाट भी मैं बाहर ही लगाऊंगी। दिव्यानी अपनी सास को घसीटते हुए बाहर हॉल की तरफ लेकर जाती है, लेकिन उसी समय दिव्यानी की ननद और नंदोई सामने आ जाते हैं। अरे छोड़ो बहू, छोड़ो मुझे, गिर जाऊंगी मैं। नहीं, तुम सीधे सीधे नहीं मानती हो ना, तुम्हें तो घसीट कर बाहर लेकर जाऊंगी मैं। भाभी, ये कैसा व्यवहार कर रही हैं आप मेरी माँ के साथ? आखिर मेरी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इस तरह से व्यवहार कर रही हैं उनके साथ? अरे सुमन, तुम कब आई? भैया, आप तो रहने ही दीजिए, एक काम कीजिए ना, आप चुपचाप चूड़ियां पहनकर अपने कमरे में ही बैठे रहिए, आपको वही शोभा देता है। आपकी माँ और बहन के साथ बुरा व्यवहार होता है और आप चुपचाप आंख मूंद कर रहते हैं। छी, आप तो बेटे या भाई के नाम पर भी कलंक है। चलो माँ, आप मेरे साथ चलो। क्या कहा तुमने? अरे ऐसे कैसे तुम्हारे साथ चली जाएंगी? अगर ये चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? क्या तुम्हारी सास आकर करेगी मेरे घर का काम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। खबरदार, जो दोबारा मेरी सास का नाम अपने मुंह से लिया। अरे तुम जैसी औरत तो मेरी सास के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। सुमन, क्या तुम भूल गई ये तुम्हारी भाभी है? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाने की? बेशरम, आज तुझे अपनी पत्नी का औहदा दिख रहा है। अरे तू उस वक्त कहाँ गया था जिस वक्त तेरी बीवी तेरी माँ और बहन के साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी? और बेटा दीपक, आज तुम अपनी ब्याही बहन के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो, क्या वो व्यवहार ठीक है? अरे रहने दो माँ, ये क्या समझेंगे माँ और बहन क्या होती है? इन्हें तो बस अपनी बीवी से ही मतलब है। माँ, मेरी बात मानिए, चलिए मेरे साथ मेरे ससुराल चलिए माँ। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं, वहाँ इतने सारे लोग तो रहते हैं, आप भी रह लोगी तो क्या दिक्कत होगी? क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे एक माँ की जगह 2 माएं रह लेंगी। हाँ, ले जाओ इस बोझ की गठरी को, इस घर में इनका कोई काम भी नहीं है। सही कहती थी सुमन मुझे कि तुम्हें मैं जवाब नहीं देती, तुम्हारी किसी बात का विरोध नहीं करती, जिसका नतीजा है कि तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। रुको बेटा, मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। चलो बेटा, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को एक चेतावनी दे रही हूँ। अरे 1 हफ्ते के अंदर मेरा ये घर खाली हो जाना चाहिए। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? आपने तो कहा था कि हम सुमन की शादी धूमधाम से कर देंगे, तो आप इस घर को नहीं बेचेंगी, फिर आप हमें घर खाली करने क्यों कह रही हैं? कहा तो था मैंने ये सोचकर कि तुम लोग सुधर जाओगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग तो कुत्ते की वो दुम हो जिसे पोंगरी में डालकर भी सीधी की जाए ना तो सीधी नहीं हो सकती। मेरे पति ने इस घर को खून पसीने की कमाई से बनवाया था और मैं उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं उनकी मेहनत की कमाई से बनाए गए इस घर को तुम जैसे निकम्मों को नहीं सौंपूंगी। अरे तुम जैसे लोगों को ये मकान देने से तो अच्छा है कि मैं ये मकान बेचकर इसके सारे रुपए किसी वृद्धाश्रम में लगा दूं। इसलिए कान खोलकर सुन लो, ये घर मुझे 1 हफ्ते के अंदर खाली चाहिए। अगर मैंने तुम लोगों को सबक नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी सास नहीं। अरे खड़े खड़े आप क्या देख रहे हैं? जाकर माँ जी को रोकिए, वरना हमारा क्या होगा? अरे हम तो सड़क पर आ जाएंगे। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। और 1 हफ्ते बाद मैं लौटूंगी। यदि तुम लोग घर नहीं खाली करोगे तो मुझे मजबूरन पुलिस बल की सहायता लेनी पड़ेगी।